एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को फिर से उसी जगह पे किसी की बॉडी मिलती है और इस बॉडी की भी हालत पिछली बॉडी जैसी होती है। उसे देखकर वो लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये काम या तो किलर का होगा या फिर किसी ने रिवेंज लेने के लिए इनका मर्डर किया होगा। फिर वो सीन वहीं पर कट होता है और फिर हम डायरेक्ट डोम को देखते हैं जिसे अभी होश आया होता है और उसे देखकर टाइम उसके बारे में पूछता है कि वो अभी कैसा है। डोम अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे आया। फिर टाइम उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ग्रेट ने तुम्हें यहाँ पर लाया है। तुम्हारे दोस्त के साथ में लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में चोट लगने की वजह से वो तुमको यहाँ पर लाया। बट डोम कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के साथ में बात कर रहा था। और फिर अचानक से उसका सर दर्द देने लगता है। ये देखकर टाइम कहता है कि तुम फिलहाल ज्यादा इस बारे में सोचो मत और रेस्ट करो। टाइम फिर नर्स से बेड नंबर 4 के चार्ट के बारे में पूछता है। नर्स उसे बताती है कि वो चार्ट तो डॉक्टर डेन के पास में है। टाइम जब डॉक्टर डेन के पास में आता है तो फिर डॉक्टर डेन टाइम से पूछता है, क्या तुमने इन्हें इन्फ्यूटेड ट्यूब लगाया है? टाइम उसे जवाब देता है कि सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इसलिए उसे वो ट्यूब लगाना पड़ा। बट डेन उससे कहता है कि तुम उनकी हालत देख रहे हो ना, तुम्हें वो ट्यूब नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होगी। उन्हें वो ट्यूब नहीं चाहिए था। तुम देख सकते हो ना कि वो ट्यूब लगाने के बाद भी उनकी सांसें कितनी तेज हो रही है। बट टाइम कहता है कि मैं अपने पेशेंट को ऐसे मरने कैसे दे सकता हूँ। बट डॉक्टर डेन उससे कहता है कि तुम उन्हें बचा नहीं रहे हो बल्कि तुम उसे और तकलीफ दे रहे हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेट को देखते हैं जो उसके साथ में हो रही सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और उसका मेन फोकस होता है 11:01 पे। इस बारे में उसे कुछ शक होता है इसलिए वो कौन को कॉल करता है कि अभी कितने बज रहे हैं। बट वो उससे कहता है कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम अपनी घड़ी में टाइम नहीं दे सकते हो? बट तभी ग्रेट नोटिस करता है कि टाइम फिर से बदल गया है। फिर थोड़ा सा हेडेक होने के बाद जब वो फिर से देखता है तो फिर से टाइम बदल चुका होता है। इस एग्जैक्ट टाइम के पीछे में क्या राज है हमें अभी तक बताया नहीं गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ग्रेट अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और उसका सारा ध्यान होता है वहाँ पे लगी हुई घड़ी के ऊपर और सारे स्टूडेंट के चले जाने के बाद भी वो वहीं पर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि घड़ी में 11 बज चुके हैं। तभी ग्रेट के पास में एक लड़की आती है और वो उसे थाई टी देती है और ये किसने दिया ये पूछने पर वो उसे बताती है कि एक पेल सा लड़का था जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस टी के ऊपर में ये भी लिखा होता है कि तुम अपने वॉन्ट्स को ट्रीट करना मत भूलना। और तभी उस टी को देखकर उसे एक और विजुअल आता है जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी ग्रेट। ये सब पढ़ने के बाद में वो समझ जाता है कि वो लड़की किसके बारे में बात कर रही होगी इसलिए वो सीधा जाता है उससे मिलने के लिए। फिर हम उन दोनों को बाहर बैठा हुआ देखते हैं जिसमें ग्रेट टाइम से पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? टाइम उसे बताता है कि वो क्लास में बिजी था इसलिए उसने सोचा कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे और वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो उसे रिमाइंड करवा सके कि उसे बैंडेज अभी भी बदलनी है। ये सुनकर ग्रेट उससे कहता है कि तुम सिर्फ ये बताने के लिए इतने दूर आए थे। फिर टाइम उसे बताता है कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा हो लेकिन वो ग्रेट को जानना चाहता है। ग्रेट उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये थाई टी पसंद है? टाइम उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछा बट उस दोस्त का नाम क्या था उसे खुद को नहीं पता और वो ग्रेट को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। ग्रेट उससे कहता है कि आज तो नहीं लेकिन फिर कभी क्योंकि अभी उसको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। फिर वो उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर से अचानक से उसे वही पेन और एंजाइटी होने लगती है और जब वो अपने फ़ोन में टाइम चेक करता है तो वहाँ पर टाइम हो रहा होता है 4:33। फिर वो फिर से अपने आप को उसी जगह पे बैठा हुआ पाता है 4 मिनट पहले। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर टाइम उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? फिर ग्रेट उसे सच सच बता ही देता है और वो उससे कहता है कि जो मैं तुमसे पूछ रहा था 4 मिनट फ्यूचर देखने के बारे में वो एक्चुअली मैं मेरे दोस्त के बारे में नहीं बल्कि खुद के लिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे 4 मिनट के लिए फ्यूचर दिखता है बल्कि जो चीज़ें हुई ही नहीं मैं वो भी देख पाता हूँ। जब भी मैं अकेला होता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ एक ही टाइम दिखता है 11:01 लेकिन जब मैं किसी और के साथ में होता हूँ तो फिर मेरी घड़ी अपने आप नॉर्मल काम करने लगती है। टाइम ग्रेट से पूछता है कि इस चीज़ के सिम्टम्स क्या है, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? बट टाइम उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि तुमने मेरे बारे में इस कैंपस में किसी से पूछा कि मुझे क्या पसंद है और उस इंसान का तुम्हें नाम तक नहीं पता और तुम अभी मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करने वाले थे।
टाइम उसे बताता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो अपने दूसरे डॉक्टर से बात करके देखेगा इस बारे में। और अभी फिलहाल के लिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और तुम अपना ध्यान रखो। ये कह के वो वहां से जा रहा होता है। ग्रेट उसे थैंक यू डॉक्टर कहता है, जिसमें टाइम उससे कहता है कि तुम मुझे टाइम बुला सकते हो। इससे हम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइम आता है डैन के पास में, लेकिन डैन होता है कि वो उसके तरफ पीठ करके बैठा होता है। फिर टाइम उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पेशेंट को वो ऑक्सीजन ट्यूब लगाया, इस वजह से क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? फिर डैन उससे हाँ में जवाब देता है। और फिर टाइम उससे कहता है कि तो फिर अब मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ कि मुझे अब ये भी करना पड़ेगा? फिर डैन उससे कहता है कि हस्बैंड की बात नहीं है, तुम मुझसे ये भी कह सकते हो कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। फिर टाइम उससे कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, अब खुश? फिर वो उसे बताता है कि उसे उससे कुछ काम था। साइकिक वार्ड में उसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो उससे पूछने के लिए आया है। उसका एक दोस्त है जिसे 4 मिनट का फ्यूचर दिखता है, जिसके ऊपर में अभी वो रिसर्च कर रहा है। डैन कहता है कि ये कंडीशन तो बिल्कुल मेरे पेशेंट की कंडीशन से मैच करती है, बट ऐसा उसके साथ में तभी होता है जब उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। बट टाइम उसे बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे उस चीज के क्लियर विजन दिखते हैं और वो एकदम सही सलामत है। डैन कहता है कि अपन एक काम करते हैं, मेरे पेशेंट की और तुम्हारे दोस्त की एक मीटिंग फिक्स कराते हैं। बट तभी टाइम के मन में एक सवाल आता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के लिए फ्यूचर क्यों दिखता है, मतलब ये 4 नंबर ही क्यों? वो सीन कट होने के बाद में हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेट एक वियर्ड सी जगह पे होता है और उस जगह पे एक औरत भी होती है, बट उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी ग्रेट को टाइम आवाज दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि फिर से ग्रेट को विजुअल्स आने लग गए थे और जो हमने देखा था वो सिर्फ उसकी विजुअल का पार्ट था। ये दोनों साथ में मॉल में डिनर करने के लिए आए होते हैं, लेकिन उस विजुअल की वजह से ग्रेट उससे कहता है कि मुझे अभी खाने का मन नहीं है। फिर ग्रेट के कहने पर वो लोग चले जाते हैं गेम स्टोर में। ग्रेट टाइम से कहता है कि उसे ये क्लॉ मशीन वाला गेम खेलना है, बट उसे ये तक नहीं पता होता है कि वहाँ पर कॉइन डालकर ही गेम खेला जाता है, इसलिए फिर टाइम कॉइन लेने के लिए जाता है। ग्रेट वो गेम खेलता है और उस टॉय को पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसे ये गेम खेलना आता ही नहीं, इसलिए टाइम उसे बताता है कि ये गेम कैसे खेलना है। बट फिर टाइम उसे कहता है कि मैं एक बार तुम्हें गेम खेलकर बताता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये कैसे खेलना है। फिर जब टाइम ये चीज ट्राई करता है तो फिर उसे वो सॉफ्ट टॉय मिल जाता है। फिर वो दोनों ऐसे ही टर्न बाय टर्न गेम खेलते रहते हैं और इस चीज से हमें साफ साफ पता चलता है कि ग्रेट को ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। इन दोनों ने बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज जीते हैं और यहाँ तक कि इन दोनों के जैसे दिखने वाले टॉयज भी उन्होंने जीते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइम ग्रेट को उससे घर पे ड्रॉप करता है और वो उससे कहता है कि तो फिर तुम बस तुम्हारे ग्रैंड माँ के साथ रहते हो। टाइम उसे बताता है कि हाँ, जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए तब से बस वो दोनों ही बचे हैं। ग्रेट उससे कहता है कि फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, है ना? टाइम उसे बताता है कि हाँ, मुश्किलें तो थी, बल्कि बहुत सारी मुश्किलें थी, इसलिए तो मैं सर्जन बना ताकि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊँ और अपनी दादी का ख्याल रख सकूँ। लेकिन हो सकता है कि तुम मेरी चीजों को समझ नहीं पाओ। बट फिर ग्रेट उसे बताता है कि भले ही वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो भी कभी खुश नहीं रहा है, क्योंकि जो उसके डैड थे उनकी वाइफ मर गई, तो फिर मेरी मम्मी ने उनसे शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वो दोनों अमीर होते गए, लेकिन उन दोनों ने कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं। बल्कि जो गेम अपन ने आज खेला वो गेम तो मुझे बचपन से ही खेलना था, लेकिन पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी जगह उन्होंने मुझे बहुत सारे महंगे महंगे टॉयज ला कर दिए और वो टॉयज मैंने कहाँ रख दिए मुझे वो तक याद नहीं है। ये सुन के टाइम उससे कहता है कि अगर तुम्हें फिर से कभी वो गेम खेलना हो तो फिर तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा वो गेम खेलने के लिए। तभी ग्रेट टाइम के हाथ पर हाथ रखता है और फिर उनके बीच में एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और वो उसे किस करने के लिए जाता है और साथ में उसे वो वाले विजुअल्स भी आ रहे होते हैं जिसमें वो उससे इंटीमेट हो रहा होता है। इसी वजह से वो टाइम के साथ में और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। बट तभी हम देखते हैं कि टाइम की दादी घर के बाहर आती है, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट खराब हो जाता है और इन दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए टाइम उसे बताता है कि उसने उसके कोलीग से इस बारे में बात की और उसने तुम्हारी मीटिंग उसके किसी पेशेंट के साथ में सेटअप भी की है। ये सुन के ग्रेट उसे थैंक यू कहता है और वो उसे उसके जैसा दिखने वाला टॉय देता है और कहता है कि मुझे आज बहुत मजा आया, उसके लिए थैंक यू। फिर टाइम भी वो टॉय लेकर वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर में हमें पहले शक होता था। वो लड़की सामार के साथ में होती है। सामार सोया होता है और इस चीज का फायदा उठा के वो उसके पास से एक चाबी निकालती है। उस चाबी से वो लॉकर को खोलने की कोशिश करती है और उस लॉकर में से उसे जो भी मिलता है वो उस चीज की फोटो किसी को भेज देती है। बट तभी हम देखते हैं कि सामार भी जाग चुका है। वो उसे पकड़ता है और वो उसे मारने लगता है। अपने डिफेंस में वो लड़की उसके सर पे एक बॉटल फेंक के मारती है और वो वहां से अपना फोन लेकर भाग जाती है। सामान गन लेके उसके पीछे पीछे जाता है। वो भागते भागते किसी को कॉल करने लगती है और वो उसे बताती है कि वो अभी मुसीबत में है। बट आसपास पानी होने की वजह से उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। सामान भी उस लड़की के पैर पर गोली मार देता है उसे रोकने के लिए। बट वो किसी भी हालत में उस सबूत के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती है, इसलिए वो फोन डायरेक्ट पानी में फेंक देती है और गोली लगने की वजह से वो भाग नहीं पाती, इसलिए वो पकड़ी जाती है। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कौन वहां पर आया होता है और वो लड़की बेहोश होती है और उसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। कौन को उसके आदमी बताते हैं कि उसका फोन तो उन्हें मिल गया है लेकिन वो फोन चालू नहीं हो रहा है। कौन कहता है कि कैसे भी करके वो लोग इस फोन को फिक्स करे और पता लगाए कि उसने किसको क्या भेजा है। नेक्स्ट सीन में हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो तोंकला के भाई के मर्डर केस पे काम कर रहा होता है और इस पुलिस ऑफिसर का नाम विन है। तभी उसका एक सीनियर आता है और वो उसे बताता है कि वो इस केस पर काम करना छोड़ दे क्योंकि अब से वो इस केस पर काम करने वाला है और उसे जो भी सबूत मिले हैं वो सारे सबूत वो उसके हवाले कर दे। विन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि वो इस केस को संभाल लेगा, लेकिन उसका सीनियर उससे कहता है कि ये उसके ऑर्डर है और उसे ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम तोंकला को देखते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड होता है। अभी तक उसकी कौन के साथ में बात नहीं हुई है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी चीजें किसके साथ में शेयर करे, इसलिए वो अपना गम भुलाने के लिए नशे का सहारा भी लेता है। बट तभी हम देखते हैं कि उसके घर की डोरबेल बजती है। तोंकला जल्दी से एक्साइटमेंट में घर के बाहर जाता है कि हो सकता है कौन उससे मिलने के लिए आया हो। बट वहाँ पर उससे मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर विन आया होता है और वो उसे ये बताने के लिए आया होता है कि अब वो उसका केस हैंडल नहीं कर पाएगा। अब उसका केस उसके चीफ हैंडल करने वाले हैं, इसलिए अब उसे पता नहीं कि अब उसे जस्टिस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ये बात सुन के तोंकला उससे पूछता है कि क्या वो पुलिस ऑफिसर ठीक नहीं है, बट वो ऑफिसर उसे बताता है कि ये बात मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ। फिर तोंकला उसे अपने घर के अंदर इनवाइट करता है। तोंकला के घर की हालत अभी भी बहुत खराब होती है, इसलिए वो सबसे पहले सारी चीजों को समेटता है। ये देखकर विन को समझ में आ जाता है कि तोंकला अभी भी बहुत अपसेट है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारे साथ में रहता है, जैसे कि कोई तुम्हारा दोस्त या फिर कोई बॉयफ्रेंड। तोंकला उसे बताता है कि नहीं, उसके साथ में कोई नहीं रहता। ऑफिसर उसे बताता है कि ये केस जिस इंसान के पास में गया हुआ है उस इंसान के ऊपर में ऑलरेडी एक केस दर्ज है जिसमें उस पर ये इल्जाम लगा था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए और उस गुनहगार को बचा लिया। तो मुझे इस बात का डर है कि ये केस उसके हाथ में लग गया है तो फिर तुम्हारे भाई के कातिलों को सजा नहीं मिल पाएगी। लेकिन वो अभी भी उसके भाई के कातिलों को ढूंढ के रहेगा और उन्हें सजा दिलवा के रहेगा, भले ये केस उसके हाथ में नहीं है। उसने उसके भाई के सोशल मीडिया अकाउंट को भी स्टॉक करके देखा सबूत ढूंढने के लिए, जिसमें एक लड़की का कमेंट है कि हर किसी को पता है कि इन सब के पीछे में कौन है। ये सारी बातें सुन के तोंकला उससे कहता है कि मेरी इतनी मदद करने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। बट फिर पुलिस ऑफिसर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तोंकला उसे तभी कट ऑफ कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा और भी पुलिस ऑफिसर है। फिर वो उसके पास में जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और फिर वो उसे किस करने लगता है। बट फिर पुलिस ऑफिसर अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि तुम अभी भी बहुत अपसेट हो। बट फिर हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर हम तोंकला को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं और विन तोंकला की एक पिक क्लिक कर लेता है और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे रहोगे। फिर तोंकला कहता है कि क्यों, तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो इस चीज के लिए। विन कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट क्यों करूंगा, किस चीज के लिए। तोंकला जवाब देता है कि ऑफिशियल के साथ में इंटीमेट होने के लिए। फिर तोंकला उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कंपनी देने के लिए आ सकते हो। विन कहता है कि हाँ जरूर, वैसे भी अभी मेरे पास में ज्यादा वर्क नहीं है, तो फिर तुम जब चाहो मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। और तुम उस केस की चिंता मत करना, मैं उस केस पर जल्दी ही गिव अप नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर को देखते हैं तोंकला के भाई की यूनिवर्सिटी में। वो उसी लड़की से मिलता है जिस लड़की ने कमेंट किया
होता है कि सबको उसके खूनी के बारे में पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। बट इस बारे में पूछने पर वो उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिसर उसे कहता है कि क्या उस इंसान ने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है, बट इस बात से वो लड़की साफ इनकार कर देती है और वो वहां से चली जाती है। फिर हम किसी को देख पाते हैं कि ये सारी बातें कोई सुन रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस केस पर काम करना बंद कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेट को देखते हैं जो टाइम के साथ में बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है क्लॉक के ऊपर में, जहाँ पर 11:02 हो रहे होते हैं। उसे देखकर उसके माइंड में एक चीज आती है और वो सारे चीजों का मैप बनाने लगता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था, कि कैसे उसे एक्सीडेंट होने के पहले ही वो इमेज दिख गई थी कि वो एक्सीडेंट करने वाला है, और जब वो टाइम के साथ में टकराया था तो उसे फिर से विजुअल आने लग गए थे कि वो उसके साथ में इंटीमेट होने वाला है, और कैसे उसे एक और सपना आया जहाँ पर टाइम लिखा होता है 4 बजे और उसे एक वियर्ड सी वुमेन दिखती है। इन सारी चीजों को वो एक पेज में नोट डाउन करता है। वो तभी तुरंत के तुरंत टाइम को वॉइस मैसेज करता है जिसमें वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि उसके जैसा एक और पेशेंट है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी उसके साथ में उसकी एक मीटिंग सेटअप कर दे। नेक्स्ट सीन में हम कॉन को देखते हैं जो तोंकला को कॉल करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे सामान का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उस लड़की का फोन अभी तक रिपेयर नहीं हुआ और वो लड़की अपना मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है। कॉन कहता है कि तुम कैसे भी करके उस फोन को रिपेयर करने की कोशिश करो और उस लड़की से चीजें उगलवाओ, बट ध्यान रखना कि उस लड़की को कुछ ना हो, क्योंकि हमें उसके पास से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रेट आता है और हमें पता चलता है कि ग्रेट ने ही अपने भाई कॉन को उससे मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ में डिस्कस कर सके। और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे 4 मिनट का फ्यूचर दिखता है, और आजकल मैं ये चीज भी नोटिस कर रहा हूँ कि जब मैं अकेले में होता हूँ तो फिर वो घड़ी रुक जाती है और मेरी घड़ी में सिर्फ एक ही टाइम बताता है 11:02। कौन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जल्दी से ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ग्रेट उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर को इस बारे में बता चुका है और उसने एक सेम पेशेंट के साथ में अपॉइंटमेंट भी फिक्स की है, बट अभी फिलहाल वो उसका कॉल आंसर नहीं कर रहा है। कौन उससे कहता है कि तो फिर क्या मैं उस डॉक्टर को ढूंढ निकालूं कि वो कहाँ पर है, बट ग्रेट उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कौन कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि मेरे ध्यान में भी एक डॉक्टर है, तुम उससे बात कर लेना। तभी कौन किसी से बात करने के लिए वहाँ से बाहर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक मास्क मैन आता है और वो कौन की गर्दन पे चाकू रखता है और वो उस लड़की नान के बारे में पूछता है। जिस लड़की को कौन ने पकड़ लिया है उस लड़की का नाम नान है और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, बट कौन अचानक से उसका चाकू हटाता है और वो उसके साथ में लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट अपने भाई को बचाने के लिए आता है और वो नकाबपोश इंसान ग्रेट को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो सीधा अपना चाकू उठाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। कौन के कहने पर ग्रेट भी उस इंसान के पीछे भागता है, वो उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो इंसान खुद ब खुद अपना नकाब हटाता है और उस नकाब के पीछे होता है हमारा डॉक्टर टाइम। और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप ये एपिसोड आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है।